Hello everyone, here is Shweta Chaudhary, your new educator of biology and सबको पता है कि नीट 2026 में कुछ टाइम नहीं बचा. दिस इज़ द लास्ट टाइम जिसमें जो कुछ पढ़ सकते हैं, जो कुछ रिवाइज कर सकते हैं वो सब कर सकते हैं. बट द थिंग इज़ कि अगर हम वो रिवीजन भी एक गलत तरीके से करें तो मुश्किल आती है ना. लेट्स से इफ़ you are just randomly opening the books, randomly opening the notes and doing the PYQs. पर पिछले साल के नीट के पेपर के बाद वी आर नॉट श्योर कि क्या पेपर एक्चुअली आ सकता है, क्या PYQs पर भरोसा किया भी जा सकता है या नहीं, isn't it? पर हम अगर पढ़ाई को एक ऐसे सीक्वेंस में करें जिसकी थ्रू एक कहानी की तरह पूरी बायोलॉजी आपके दिमाग में आ जाए, एटलीस्ट वो 360 मार्क्स आपके हाथ में इस तरीके से ग्रैब्ड हो कि फिजिक्स केमिस्ट्री में से आप 100 भी ले आओ तो आप अपना सिलेक्शन एटलीस्ट बना लो, क्योंकि वी आर नॉट श्योर आफ्टर नीट 2025 कि क्या होगा. एंड विद दैट मैं शुरू करूँगी आपका द सीक्वेंस ऑफ सिलेबस यू शुड फॉलो राइट नाउ. इट्स नॉट फॉर सिलेबस कवरिंग, इट्स फॉर रिवीजन जिस तरह आपको करना चाहिए, मैं बस ये आपको बता रही हूँ. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैंने आपको बिल्कुल टाइम नहीं दिया टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. ये मेरा पहला ऑनलाइन वीडियो है, पहली बार मैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ. पहली बार सिर्फ अपनी एक लोकेलिटी के स्टूडेंट्स की नहीं, पर आप सबके सपोर्ट में हूँ. एंड आई बिलीव कि ओनली क्वालिफिकेशंस एंड डिग्रीज आर नॉट द ओनली थिंग जो किसी को आगे बढ़ाते हैं. द वन थिंग विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द बिलीफ बिटवीन अ स्टूडेंट एंड अ टीचर. सो विद दैट वी शुड स्टार्ट नाउ. एंड आई होप कि आप सबको ये लेक्चर, ये सीक्वेंस, ये स्ट्रेटजी पसंद आएगी और आप पूरी कोशिश करो कि आप इसे फॉलो कर सको. अगर आपको ये फॉलो करने में अच्छी लगती है तो ज़रूर कीजिएगा. अगर आप इसमें अनकंफर्टेबल होते हैं तो आई एम रिक्वेस्टिंग उसे छोड़ दीजिएगा, अपने आप को फोर्स मत कीजिएगा. बट दैट इज़ द वन थिंग आई एम आस्किंग यू कि पहले दिमाग से पहले अपने मन की सोचो इस समय, क्योंकि अब टाइम नहीं है प्रेशर लेने का टाइम नहीं है. आपने जितना करना था आप कर चुके. आप बस एक अच्छे सीक्वेंस के साथ, एक अच्छे स्ट्रेटजी के साथ रिवीजन कर सकते हो. उस रिवीजन पर फोकस करो, इज़न्ट इट? ओके, सो बेसिकली हम जानते हैं कि बायोलॉजी क्या है. व्हाट इज़ बायोलॉजी? अगर आप मुझे बताओ तो व्हाट इज़ बायोलॉजी? बेसिकली द बायोलॉजी इज़ the study of life, right? The study of life and life forms is called biology, right? अब इस पूरे सेंटेंस में बहुत बेसिक सा वर्ड आया लाइफ, पर क्या आप लोग एक्चुअली मुझे बता सकते हो कि व्हाट इज़ लाइफ? देखो, लाइफ को ना कोई भी साइंटिस्ट टिल नाउ डिफाइन तो नहीं कर पाया, क्योंकि हमें अभी तक श्योर ही नहीं कि लाइफ आई कैसे, लाइफ आई क्यों. लाइक हाउ कैन इट हैपन कि एक नॉन लिविंग थिंग्स जो कि कैरी ऑन हो रही थी, अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट्स अ लॉजिकल थिंग. बट आफ्टर दैट आउट ऑफ सडन एक सिंगल सेल बना जिसके अंदर लाइफ थी. उसने खुद को इतना इवॉल्व किया कि आज हम फुली कॉन्शियस पीपल आर लिविंग. ये हुआ कैसे, right? So for that, let's start. We cannot define life, but we can characterize it. Now, what does this thing mean? What does it mean actually? कि हम लाइफ को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, पर हम लाइफ को कैरेक्टराइज कर सकते हैं. लाइफ को कैरेक्टराइज करना मतलब लाइफ को कैरेक्टर्स के थ्रू पहचानना. लेट्स से कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर लाइफ है, कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर लाइफ है नहीं है. अब आपको कैसे पता चलेगा किसके अंदर लाइफ है, किसके अंदर लाइफ नहीं है? थियोरेटिकली आप कैसे बता सकते हो कि इस चीज़ के अंदर लाइफ है, इस चीज़ के अंदर लाइफ नहीं है? तो कुछ फीचर्स, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो अगर प्रेजेंट है तो लाइफ है,
अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो लाइफ नहीं है. दैट्स द बेसिक थिंग. ओके, let me just save this slide and move on to the next one. Okay, basically एक तो आप ये मानो कि लाइफ को ना हम डिफाइन तो नहीं कर सकते हैं, पर हाँ ये ज़रूर कर सकते हैं कि उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वे में कोशिश कर सकते हैं ऑर्गेनाइज करने की. ओके, सो डू दैट. ओके, लाइफ is a complex organization of molecules which shows itself through life processes. लाइफ एक कठिन, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है बायोमोलिक्यूल्स की, जो कि अपने आप को दिखाती है विद द हेल्प ऑफ लाइफ प्रोसेसेस. लाइफ प्रोसेस बोले तो द लाइफ कैरेक्टर्स. अब ये लाइफ प्रोसेसेस ना दो तरीके की होती है. समटाइम्स इट इज डिफाइनिंग एंड समटाइम्स इट इज नॉन डिफाइनिंग. ओके, समटाइम्स इट इज डिफाइनिंग एंड समटाइम्स इट इज नॉन डिफाइनिंग. अब ना डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग का मतलब क्या है, ये समझना थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है, और इससे एक्चुअली क्वेश्चंस भी आते हैं. ये टॉपिक सुनने में बहुत आसान है, पर एक्चुअली इससे क्वेश्चन बनते हैं, एक बार नहीं कई बार बने हैं. ठीक है, ओके. और डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग का मतलब समझते हैं. दो कंडीशंस होती हैं, अगर वो दोनों कंडीशंस को चीज़ फॉलो करे, कैरेक्टर फॉलो करे, देन इट इज़ अ डिफाइनिंग कैरेक्टर. नाउ व्हाट टू थिंग्स आर? फर्स्ट इज दैट it should be present in all the living organisms present on the earth, like all the living organism. It can be Monera, it can be Protista, fungi, Animalia, Plantae, anything. It should be followed by all the living organisms. And the second thing comes as it should not be present in any living in any non-living organism. सारे livings में हो और किसी भी non-living में ना हो. अगर ये दोनों conditions follow हो रही हैं, then it is a defining character. अगर इन दोनों में से एक भी फॉलो नहीं हो रही, then it is a non-defining character. Okay, let's make a list of them. Is it okay? देखिए, defining characters में आता है, first comes as growth. But which growth? The internal growth only. The internal growth only. क्योंकि ग्रोथ दो टाइप की होती है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल. Okay, let's understand it on the other slide. Growth basically दो टाइप की होती है. Let's say this is a hill, and hill पे with the time, बहुत सालों में, like मैं ये नहीं बोल रही कि एक साल में, I am saying within the 100 year something, ऐसे करके धूल accumulate होती जा रही है, मिट्टी accumulate हो रही है, rocks accumulate हो रहे हैं, तो हिल का साइज जो है वो ग्रो कर रहा है ना. हिल इतनी ग्रो हो गई, मतलब हिल ने यहाँ इतनी हिल थी, अब हिल इतनी हो गई, मतलब हिल ने ग्रोथ किया. दिस वॉज एक्सटर्नल ग्रोथ. अब इनर ग्रोथ जो है, जो कि अंदर से होती है, जो सेल डिवीजन की वजह से होती है, जो सेल मास के बढ़ने से होती है, वो नहीं कर रहा. वो नॉन लिविंग्स नहीं करते, वो सारे लिविंग्स करते हैं, पर वो नॉन लिविंग्स नहीं करते. अब द थिंग इज, इसकी वजह से हम बोलते हैं कि जो डिफाइनिंग कैरेक्टर है वो इंटरनल ग्रोथ है, ना कि फुल ऑन ग्रोथ, क्योंकि ग्रोथ के फैक्टर में एक्सटर्नल ग्रोथ भी आता है. तो सिंपली ग्रोथ कम्स इन नॉन डिफाइनिंग लिस्ट एंड इंटरनल ग्रोथ कम्स इन डिफाइनिंग लिस्ट. ओके, देन कम्स द रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इज इन नॉन डिफाइनिंग लिस्ट. यू नो व्हाई? आप बोलोगे कि रिप्रोडक्शन तो नॉन लिविंग्स नहीं करते, बट द थिंग इज कि रिप्रोडक्शन सारे लिविंग्स भी तो नहीं करते ना. let's say mule, let's say honey bees, worker honey bees, ये तो नहीं करते. that the main problem here. okay, so reproduction is a non defining character. important है, स्पीशीज के कैरी ऑन होने के लिए इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, लाइफ के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, बट इंडिविजुअल लाइफ के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, नेसेसरी नहीं है. तो इट इज़ नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लाइफ.
ओके, देन कम्स द डेवलपमेंट. डेवलपमेंट इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टर, क्योंकि डेवलपमेंट में आता है इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, हार्मोनल डेवलपमेंट, जो कि नॉन लिविंग्स में नहीं होता, सारे लिविंग्स में होता है लेकिन. ठीक है. ओके, देन कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस के साथ साथ लेट्स से मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म के साथ साथ बर्थ, डेथ, etc etc. There are so many lists in the defining characters then. पर बेसिकली यही कैरेक्टर्स मेन है. आप समझे ये बात. ठीक है. ओके, आई थिंक वी शुड गो ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ. Here now the thing comes. Basically आपने कितनी चीज़ें पढ़ी. You have studied growth. Okay, then you went into the second character, that is reproduction. Then you went on to development. Then consciousness. कॉन्शियसनेस के साथ यू कम्स ऑन टू मेटाबॉलिज्म, देन इवोल्यूशन, एंड बर्थ एंड डेथ. ये सारे फीचर्स आपने पढ़े, और ये सारे फीचर्स 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में आते हैं. ये सारे फीचर्स स्टार्टिंग से जब वो क्वेश्चन आता है ना एनसीईआरटी में, दैट व्हाट इंडीड द लाइफ इज, and there are two factors within this question, one is philosophical one and one is a scientific one. उस साइंटिफिक वन का आंसर करने में हम इन सारे कैरेक्टर्स को पढ़ते हैं. कुछ एनसीईआरटी में है, कुछ एनसीईआरटी में नहीं है, और इन सारे कैरेक्टर्स को पढ़ के वहीं छोड़ देना इज़ लाइक उस चैप्टर की वैल्यू को बहुत कम कर देना. पर एक्चुअली 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर इज़ एक्चुअली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट क्रिटिकल एंड लाइक दैट काइंड ऑफ चैप्टर, जो कि अपने अंदर बहुत कुछ छिपाए बैठा है, पर हम बस उसे खोजते ही नहीं है. हम फर्स्ट चैप्टर को तो ऐसे उड़ा देते हैं जैसे वो तो कुछ था ही नहीं, है ना. यहाँ आप समझोगे क्यों, क्योंकि अगर आप ग्रोथ का फैक्टर 4 लाइन में पढ़ के चले जाते हो, ठीक है, 4 लाइन में पढ़ के चले जाते हो, तो आप एक्चुअली ग्रोथ के फैक्टर को समझे ही नहीं. क्योंकि आपको इतना एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है, एक बहुत बेसिक सी चीज़ है, दैट ग्रोथ इज ऑफ 2 टाइप्स, है ना. फर्स्ट इज द प्लांट ग्रोथ एंड द सेकेंड इज ऑफ एनिमल ग्रोथ, राइट. अब ऐसी बात नहीं है कि ये ग्रोथ फंगल ग्रोथ नहीं होती होगी, या बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होती होगी, या प्रोटिस्टास की कोई ग्रोथ नहीं होती होगी, ऐसी बात नहीं है. बट द थिंग इज कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई इनकी ग्रोथ ना अलग नहीं है. इनकी ग्रोथ कैसे, मैं समझाती हूँ. इनकी ग्रोथ इज लाइक दिस. देखो, खासकर प्रोटिस्टा और मोनेरा, दे आर सिंगल सेल. या तो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यूज करते हैं, ठीक है, या तो सिंगल सेल जो होते हैं वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यूज करते हैं, लाइक हाइड्रा और समथिंग, ठीक है. बट समटाइम ये क्या करते हैं, सिंपल सेल डिवीजन. देखो ये कुछ भी करें, इनकी ग्रोथ ना बिल्कुल रिप्रोडक्शन के सेम होती है. मतलब प्रोटिस्टा, फंगी और मोनेरा के लिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही बात है, ये साइमल्टेनियसली चलता है. दैट इज द मेन थिंग. अब इनके अलावा बची कौन सी किंगडम्स, सिर्फ प्लांट ग्रोथ एंड एनिमल ग्रोथ. अब आप एक बात बताओ, क्या आपके पास प्लांट और एनिमल ग्रोथ के डिफरेंट चैप्टर्स नहीं है? देयर इज दिस वन चैप्टर इन क्लास 11th इन प्लांट फिजियोलॉजी नेमिंग प्लांट growth and hormones, the hormones in plant. This chapter, क्या ये चैप्टर हमें ज़रूरी है कि अलग से जाके सिलेबस में एक लिस्ट बना के तभी से पढ़ें? क्या हम फर्स्ट चैप्टर का जब हम ग्रोथ पढ़ रहे हैं, क्या हम उस चैप्टर को तभी नहीं ख़त्म कर सकते? देन कम्स द एनिमल ग्रोथ. अब देखो, एनिमल ग्रोथ का कोई एक अलग चैप्टर तो नहीं है, एनिमल ग्रोथ का कोई डिफरेंट चैप्टर तो नहीं है अलग से. पर देन यू गो टू द ग्रोथ हार्मोन,
ग्रोथ हार्मोन वाला पोर्शन, ग्रोथ हार्मोन कैसे वर्क करता है, दिस इज लाइक अ वन पैरा थिंग इन लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th, क्लास 11th का लास्ट चैप्टर, एंडोक्राइन सिस्टम, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है ग्रोथ हार्मोन, तो ग्रोथ हार्मोन को वहां से समझना इट्स इजी. ओके, देन you goes to okay reproduction, then you goes to reproduction. There is this one chapter जो कि डिलीट हो गया, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म इज लाइक कि आप वहाँ पे सारे के सारे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगल, इनके रिप्रोडक्शंस पढ़ लेते हो, वो डिलीट कर दिया. आपका जो एक सीक्वेंस चल रहा था वो तोड़ दिया. अब जो टॉपर है ना वो उसे पढ़ेगा. वो देखो एक सिंपल लॉजिक होता है किसी एक एग्जामिनर का, एनटीए हो कोई भी, कि वो आपके फ्लो को तोड़ते हैं. डिलीटिंग सिलेबस, दैट इज़ द मेन स्ट्रेटजी ऑफ सम एग्जामिनर, ये देखने के लिए कि क्या स्टूडेंट इतना सिंसियर है कि वो डिलीटेड सिलेबस को भी पढ़ रहा है. अब देखो, डिलीटेड सिलेबस पढ़ना इज़ नॉट अ टाइम वेस्ट अकॉर्डिंग टू मी एट लीस्ट. तो यहाँ पर अगर हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, then you goes to reproduction in plants, then you goes to human reproduction, और human reproduction के बाद you goes to reproductive health. 4 chapters within a single topic, तुम डायरेक्टली कंप्लीट करके आ सकते हो. क्यों किसी झंझट में पढ़ना है, क्यों उनको एक अलग तरीके से कंप्लीट करना है, अलग चैप्टर समझ के, एक अलग यूनिट समझ के. ये एक कहानी, उसे एक कहानी की तरह चलने दो, isn't it? Then comes the development. डेवलपमेंट का ना अपना अलग कोई चैप्टर नहीं है. डेवलपमेंट अपने आप में एक सोल चैप्टर है, लेट इट, सोल टॉपिक है, लेट इट बी. ओके, देन कम्स द कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस आती है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से, राइट, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से. और कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल करने वाले 2 सिस्टम है ह्यूमन बॉडी में. वन इज द न्यूरल सिस्टम एंड वन इज द एंडोक्राइन सिस्टम. क्या आपको ये यहाँ नहीं पढ़ना था? आपने पढ़ लिया कॉन्शियसनेस होती है, ठीक है, हो गया काम. तो कॉन्शियसनेस कैसे बनती है ये तो पढ़ो, ठीक है. ओके, अभी कंट्रोल करते किसके हैं? ये करते हैं लाइफ प्रोसेस को कंट्रोल. कौन से लाइफ प्रोसेस को कंट्रोल? रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, होल ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट हेयर. देन कम्स द मेटाबॉलिज्म. यू गोज टू मेटाबॉलिज्म. एंड तो मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है बेटा? सेल में होता है. बायोकेमिस्ट्री है, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ो. बायोमोलिक्यूल्स में लास्ट में आता है तुम्हारा डीएनए, न्यूक्लिक एसिड्स. तो वहाँ पर पढ़ो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उससे रिलेटेड उसकी जेनेटिक्स. और जेनेटिक्स ये सब मॉडिफाइंग वे में कैसे काम करती है, बायोटेक के दोनों चैप्टर. 4 चैप्टर यहाँ खत्म. फिर यू गोज टू इवोल्यूशन. इवोल्यूशन इटसेल्फ इज अ चैप्टर. एंड देन कम्स द बर्थ एंड डेथ. दिस इज अ सोल टॉपिक एंड लेट इट बी. ये ऐसे करना था. आपने यहाँ कितने चैप्टर कंप्लीट किए? यू सी 1, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. You completed 16 chapter within a single topic of chapter 1. And then you complete the first chapter. Okay, then you complete the first chapter. अच्छा, ये बहुत गंदी तरीके से बनाया है. इसको अच्छे से बनाए, ये मैंने रैंडमली तुम्हें समझाने के लिए बहुत गंदी तरीके से बना दिया. इसको ठीक से बनाते हैं, ठीक है, इसको ठीक से बनाते हैं थोड़ा सा, और अपने स्ट्रोक विड्थ को थोड़ा सा कम रखते हैं, बहुत ज़्यादा हो रहा है ये. ठीक है, देखो, यू हैव द ग्रोथ से रिलेटेड चैप्टर, देयर इज वन ओनली. देन यू गोज टू रिप्रोडक्शन and you have 4 chapters within it. Then you goes to metabolism, 4 chapters.
then you goes to consciousness. 6 chapters. Then evolution. 6 4 4 10 14 15, and evolution itself. And the last topics, the birth, death and development. देखो ये जो है ये है सोल टॉपिक, लेट देम बी, हम इनको नहीं छेड़ेंगे, ये सोल टॉपिक है, लेट देम बी। हम चलते हैं पहले ग्रोथ पे। सो ग्रोथ हैव दिस वन चैप्टर विद इन इट, रिप्रोडक्शन हैव दिस वन, दिस टू, मेटाबॉलिज्म हैव this one chapter, consciousness have these 2 chapters, evolution itself is a chapter. Okay, so growth is plant growth and development. ओके, रिप्रोडक्शन में प्लांट रिप्रोडक्शन, reproduction in organisms, and the last one is, there is a third one also, which is human reproduction. ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर आता है, अच्छा अभी ह्यूमन रिप्रोडक्शन तक रहने दो। मेटाबॉलिज्म में कम्स द बायोमोलिक्यूल्स। कॉन्शियसनेस के अंदर आता है न्यूरल सिस्टम and endocrine system, and evolution itself is a chapter. Okay, then goes to here, plant reproduction से related कोई दूसरा चैप्टर नहीं है, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कोई दूसरा चैप्टर नहीं है। हाँ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है तुम्हारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड है तुम्हारी होल ह्यूमन फिजियोलॉजी, होल ह्यूमन फिजियो containing 4 chapters here. Okay, then comes evolution itself. You have completed 16 chapters here, and guys you have to understand this कि जब तक पढ़ाई को पढ़ाई की तरह पढ़ोगे नहीं होगा काम, जब तक उसको प्रेशर लेके करोगे बेटा जी नहीं होगा काम, करना पड़ेगा, अलग तरीके से करना पड़ेगा, खुद के मेथड्स बनाने पड़ेंगे, और वो नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। अंडरस्टूड? ओके, देन कम्स द लास्ट थिंग। अब आया सेकंड पार्ट कि तुमने वो सारे टॉपिक्स कंप्लीट किए, वो 16 चैप्टर्स विद इन फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किए, उसके बाद टैक्सोनॉमी वाला सेक्शन, हायरार्की वाला चैप्टर, वो सब तुमने कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीटेड। देन यू गोज थ्रू द सेकंड चैप्टर, then you go through the second chapter, that is biological classification, right? That is the chapter biological classification, right? अब आपको ये पता है कि biological classification के अंदर there are 5 kingdoms, there are 5 kingdoms, है ना? First is Monera, Protista, Fungi, Plantae,
एनिमेलिया। अंडरस्टूड? अब देखो ऐसी बात नहीं है कि सेकंड चैप्टर का पहला टॉपिक ये है। सेकंड चैप्टर का पहला टॉपिक स्टार्ट होता है जब आप समझते हो क्लासिफिकेशन सिस्टम्स कौन कौन से रहे, जैसे कि एरिस्टोटल का सिस्टम रहा, देन लीनियस का सिस्टम रहा, लीनियस के बाद देन अर्नस्ट हैगल का रहा, फिर कोपलैंड का रहा, देन आर.एच. विटेकर का आया, फिर उसमें एक 3 डोमेन सिस्टम भी है, इसमें 6 किंगडम्स आ जाती है ना। पर आज जो फॉलो होता है दैट इज आर.एच. विटेकर। देन यू कम्स टू आर.एच. विटेकर क्लासिफिकेशन, उसकी टेबल बनाते हो, उसको समझते हो, है ना। उसको जब समझते हो तो तुम क्या एक्चुअली समझ रहे होते हो? तुम ये बात समझ रहे होते हो कि देखो है मोनेरा इज क्लासिफाइड एज ऑल द यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। भाई दुनिया के जितने भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं वो मोनेरा के अंडर है। देन ऑल द यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, ये किसके अंदर है? प्रोटिस्टा के अंदर है। देन कम्स द प्लांटी, ऑल मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स ऑटोट्रॉफ्स, ये किसके अंदर है? ये प्लांटी के अंदर है। देन कम्स ऑल मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स हेट्रोट्रॉफ्स विथ सेल वॉल, ये फंगी के अंडर है। और ऑल मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स हेट्रोट्रॉफ्स विदाउट सेल वॉल, ये एनिमिलिया के अंदर है। एक डिस्टिंक्ट वर्जन ऑफ क्लासिफिकेशन आर.एच. विटेकर की क्लासिफिकेशन आपको देती है, क्योंकि देखो मोनेरा प्रोटिस्टा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन श्योर नहीं है, उसमें कोई श्योरिटी नहीं है भाई, वो कभी ऑटोट्रॉफ होते हैं, कभी हेटेरोट्रॉफ होते हैं, बिकॉज यू नो प्रोटिस्टा के अंदर 5 ग्रुप्स हैं, उन 5 ग्रुप्स में से 2 ऑटोट्रॉफ हैं, 2 हेटेरोट्रॉफ है, एक है जो कंडीशन के हिसाब से चेंज होता रहता है। मोनेरा में भी सेम चीज़ चलती है ना। फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया, डिफाइंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देन उनमें से प्लांटी ऑटोट्रॉफ निकल जाता है, बट देन कम्स टू फंगी एंड एनिमिलिया, भाई दोनों हेटेरोट्रॉफ्स हैं। अब इन हेटेरोट्रॉफ्स में तुम्हें ये देखना पड़ता है कि ये अगर हेटेरोट्रॉफ्स है तो किन के पास सेल वॉल है, किन के पास सेल वॉल नहीं है। दैट इज द मेन डिस्टिंक्ट वर्जन ऑफ क्लासिफिकेशन, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू लर्न, राइट? ओके, देन द नेक्स्ट थिंग कि जब तुम पढ़ रहे हो कि देयर इज मोनेरा, देयर इज प्रोटिस्टा, देयर इज फंगी, देयर इज एनिमिलिया, देयर इज प्लांटी, इन सब में आप एक बात बताओ, ये 3 वो किंगडम्स हैं जो कि पैथोजेंस की तरह काम करती हैं, तो क्या हमें यहाँ पर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज नहीं पढ़ लेना चाहिए? अलॉन्ग विथ देयर वेल यूजेस ऑल्सो, जब ये अच्छे काम के लिए आते हैं, देन व्हाट इट इज microbes in human welfare, right? Animalia से related you goes to the animal kingdom। भाई एनिमल किंगडम को अच्छे से तो पढ़ लो, उसी के साथ एनिमल किंगडम के साथ एनिमल टिश्यूज, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, दैट इज द वन। ओके, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी तुमने पहले पार्ट के साथ कर ली। देन प्लांटी में देखो मॉर्फोलॉजी करो, मॉर्फो करो, एनाटॉमी करो और पूरी की पूरी प्लांट फिजियो करो। क्लियर बात? यहाँ तुमने कितने चैप्टर कर लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 चैप्टर्स हेयर कंप्लीटेड। अब ये पूरे कॉन्सेप्ट में एक बात समझो
कि अच्छा देखो मैं समझाती हूँ एक बार। देखो, यू हैव द चैप्टर 1 एज, कोई ऐसा पेन लूँ जो ना मुझे परेशान करे। ओके, द फर्स्ट चैप्टर इज द लिविंग सिस्टम। ओके, द सेकेंड चैप्टर इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तुमने शुरू सिर्फ ये चैप्टर्स किए थे 2 बार में, है ना। लिविंग सिस्टम के साथ देन कम्स द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम तुमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के साथ पढ़ लिया। एनिमल किंगडम तुमने वो भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के साथ पढ़ लिया। फर्स्ट यूनिट कंप्लीट ऑफ चैप्टर 11। देन मॉर्फोलॉजी, वो भी तुमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के साथ पढ़ लिया। एनाटॉमी, वो भी तुमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के साथ पढ़ लिया। देन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, वो भी तुमने किसके साथ पढ़ लिया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। दूसरी यूनिट कंप्लीट। देन कम्स एज, अच्छा अब आया तुम्हारा एक्स्ट्रा टॉपिक, दिस वन, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल डिवीजन। ये 2 चैप्टर्स बचे, कोई बात नहीं, गेट बैक टू दैट। फिर 10 बायोमोलिक्यूल्स तुमने लिविंग सिस्टम में ही पढ़ लिया। तीसरी यूनिट कंप्लीट। देन यू गोज टू प्लांट फिजियो। प्लांट फिजियो पूरी हो गई ऑलरेडी इनके साथ। देन कम्स टू ह्यूमन फिजियो, और ह्यूमन फिजियो भी पूरी कंप्लीट हो गई। अब आप ये देखो, पूरी 11th क्लास में क्या बचा, सिर्फ 2 चैप्टर्स, बाकी सब तुमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। ओके, देन फिर आते हो तुम 12th क्लास पर। 12th क्लास में द फर्स्ट चैप्टर इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये तुमने कंप्लीट कर लिया। देन यू गोज टू प्लांट रिप्रोडक्शन, ये भी कंप्लीट हो गया। फिर तुम गए ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये भी तुम्हारा कंप्लीट हो गया। फिर तुम गए रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये भी तुम्हारा कंप्लीट हो गया। फर्स्ट यूनिट ऑफ 12th कंप्लीट। देन यू गोज टू जेनेटिक्स, कंप्लीट हो गया। देन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, डीएनए कंप्लीट हो गया। इवोल्यूशन कंप्लीट हो गया। सेकेंड यूनिट ऑफ सेकेंड चैप्टर कंप्लीटेड। देन यू गोज टू ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये भी कंप्लीट हो गया। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये भी कंप्लीट हो गया। बायोटेक, दोनों चैप्टर्स बायोटेक के कंप्लीट हो गए। बायोटेक के बाद तुम पहुंचे, फिर तुम्हारे वो वाले चैप्टर्स आए जो नहीं हुए हैं। फिर तुम आए इकोसिस्टम पे, बायोडाइवर्सिटी पे, है ना, एनवायरमेंटल इश्यूज पे। और कौन सा रह गया, एक और है ना कोई, एक और कोई एक चैप्टर है, मैं पता नहीं क्यों नाम भूल रही हूँ उसका। अब ये देखो, इसमें सिर्फ 4 चैप्टर्स रह गए, वो भी इजी वाले 4 चैप्टर्स रह गए, इजंट इट। बाकी पूरा सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट हो गया ऑलरेडी। अगर आप इस सीक्वेंस में पढ़ते हो, मैं ऑनेस्ट भी बता रही हूँ, आप एक बार ट्राई करके देखो, मज़ा आएगा, एक इंटरेस्ट जगेगा, लगेगा कि नहीं हम तो कुछ तो कर रहे हैं। नोट्स एक बार में कहानी की तरह छपते चले जाएंगे, कोई टेंशन नहीं होगी, है ना। ठीक है, अब बेसिकली दिस वॉज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। अब उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली मैं हूँ कौन। आप लोग मेरी क्लास देख रहे हो, इतनी देर से मुझे पढ़ रहे हो, पर मैंने अभी आपको ये नहीं बताया कि एक्चुअली हु आई एम। सो बेसिकली माय नेम इज़ श्वेता चौधरी। ओके, माय नेम इज़ श्वेता चौधरी एंड honest to be, I'm a failure in my life. I'm a big failure in my life, and with those failures I have came to one result, that if I have become a failure, I will not let any of my student be like me.
I was once a neat aspirant also. I was as full of energy as you once, not now. बट अब मुझ में एनर्जी सिर्फ तब आती है जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ. अब आई होप कि आप लोग मेरा सपोर्ट करोगे, मुझे पढ़ने में हेल्प करोगे, खुद मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करोगे, मुझे कुछ सिखाओगे, खुद कुछ सीखोगे. दैट इज़ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्लास. दैट इज़ द होल इंट्रो आई कुड गिव यू. मैं इंट्रोडक्शन के लिए कुछ अलग वीडियो नहीं बनाना चाहती थी. मैं नहीं चाहती थी कि मैं पहले अपने आप को फ्लैटर करूँ या समथिंग, कुछ बड़ा दिखाऊँ, जो कि आजकल हो रहा है. मैं नहीं दिखाना चाहती थी. मैं बस चाहती थी कि मैं अपना इंट्रोडक्शन अपनी स्किल्स के साथ दूँ. मैं चाहती थी कि अपना पहला इंट्रोडक्शन आपको कुछ सिखाते हुए दूँ. दैट वॉज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस. मैं होप करूँगी कि इस बार जो नए स्टूडेंट्स इसे देखेंगे वो अगली बार मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने भी आए, जब हम इसी सीक्वेंस में रिवीजन को स्टार्ट करने वाले होंगे यूट्यूब पर ही. मैं ये सारी क्लासेस फ्री डालूंगी. देयर इज़ नो पे और समथिंग यू हैव टू गिव. ओके, I just want you all to support, and I just want you all to study with me so you can get your best result, because shining future is actually awaiting you. No worries, no pressure, nothing. You just have to consistent on what you are doing, and that is enough. That is enough for you to crack the NEET. NEET 2026 is not something very hard for you to do, and it is not late if you haven't started anything. It's not very much late, at least for biology section. It's not late. I can't say about physics chemistry because I'm not their educator. So I hope I will be getting a good reviews, good comments, and your good support. Thank you very much. That's it for today.